हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल में स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे अध्याय 2 अम्ल क्षारक एवं लवण एसिड बेस एंड सॉल्ट का लेक्चर 2। ओके, तो हमारा आज का टॉपिक है कैसे करें अम्ल और क्षारक की पहचान। ओके, तो बिना देर के चलिए बढ़ते हैं हमारे आज के टॉपिक में। कैसे करें अम्ल और क्षारक की पहचान। ओके, तो इसमें हम लोग जानेंगे कि किस प्रकार से हम लोग अम्ल और क्षारक की पहचान कर सकते हैं। ओके, आप जानते हैं कि अम्ल की उपस्थिति में नीला लिटमस लाल तथा क्षार की उपस्थिति में लाल लिटमस नीला हो जाता है। ओके, तो जैसे कि मैंने आप लोगों को लिटमस पत्र के बारे में बताया था, लिटमस के द्वारा क्या करते हैं हम लोग किसी अम्ल एवं क्षारक की पहचान कर सकते हैं। ओके, तो अम्ल की उपस्थिति में जो नीला लिटमस होता है वह लाल कलर हो जाता है एवं जो क्षार की उपस्थिति में लाल लिटमस नीला हो जाता है। ओके, कैसे, तो चलिए इसको एक सिंपल वे में समझने का प्रयास करते हैं। चलिए इसको एक ट्रिक के द्वारा समझते हैं। ओके, तो इसमें आप लोग याद रखिएगा ए बी आर एवं बी आर बी। कैसे, तो चलिए इसको समझने का प्रयास करता है। ओके, तो ए से होता है एसिड, ए से होता है एसिड, बी से होता है ब्लू, आर से होता है रेड। ठीक इसी प्रकार बी से होता है बेस अर्थात क्षार, आर से होता है रेड एवं बी से होता है ब्लू। ओके, तो जो एसिड होता था, जो अम्ल होता है, क्या करता है ब्लू अर्थात नीला लिटमस को लाल में बदलता है, और जो बेस होता था क्षार होता है वह रेड लिटमस पेपर को ब्लू में बदलता था, नीला में बदलता अर्थात इस ट्रिक के द्वारा आप लोग याद रख सकते हो। ओके, तो इसको याद रखिएगा ए बी आर एवं बी आर बी अर्थात जो अम्ल होता है वह ब्लू लिटमस पेपर को रेड में बदलता है और जो बेस होता है वह रेड लिटमस पेपर को ब्लू में बदलता है। अर्थात जो एसिड होता है अर्थात अम्ल होता है वह नीले लिटमस पत्र को लाल में बदलता है और जो क्षार होता है वह जो रेड अर्थात लाल लिटमस पत्र को क्या है नीले में बदलता है। ओके, तो इस ट्रिक के द्वारा आप लोग आसानी से याद रख सकते हैं। इसी तरह किसी विलेन की प्रकृति की जांच करने के लिए कुछ पदार्थों का उपयोग किया जाता है जिन्हें हम सूचक कहते हैं। ओके, तो ठीक इसी प्रकार से क्या है विलेन की प्रकृति की जांच करने के लिए अर्थात उसकी प्रकृति अर्थात अम्ल क्षार या फिर उदासीन है, इसकी जांच करने के लिए कुछ पदार्थों का उपयोग किया जाता है जिनको सूचक कहते हैं। ओके, तो इसके बारे में मैंने बताया था कि सूचक किसे कहते हैं, तो इसमें आप लोग याद रखिएगा किसी विलेन की प्रकृति की जांच करने के लिए कुछ पदार्थों का उपयोग किया जाता है जिसे सूचक या इंडिकेटर्स कहते हैं। ओके, ये सूचक अपने रंग एवं अन्य गुणों में परिवर्तन के द्वारा हमें अम्ल एवं क्षार को पहचानने में सहायता करता है। ओके, तो ये इंडिकेटर्स किस प्रकार से हमको अम्ल एवं क्षार को पहचानने में मदद करता है, तो अपने रंग में परिवर्तन के द्वारा या फिर उसके गुणों में परिवर्तन के द्वारा क्या है अम्ल एवं क्षार को पहचानने में हमारी सहायता करते हैं। गुड़हल, लाल पत्ता गोभी की रस एवं हल्दी आदि का उपयोग भी अम्ल क्षार के सूचक के रूप में किया जा सकता है। ये प्राकृतिक सूचक है। ठीक इसी प्रकार से प्राकृतिक सूचक जैसे कि गुड़हल हो गया, लाल पत्ता गोभी के रस हो गया, हल्दी आदि का प्रयोग भी क्या हम लोग अम्ल एवं क्षार की पहचान के लिए कर सकते हैं। ये सभी प्राकृतिक सूचक है। क्या आप ऐसे ही कुछ और सूचकों को खोज सकते हैं जो अम्ल एवं क्षारकों को पहचानने में हमारी मदद कर सके। ओके, तो ठीक इसी प्रकार से और प्राकृतिक सूचक जैसे कि प्याज हो गया, वनीला हो गया, लौंग हो गया, कनेर का फूल, ये सभी क्या है प्राकृतिक सूचक है जिसके द्वारा भी क्या हम लोग अम्ल एवं क्षार का पहचान कर सकते हैं। ओके, क्या आप जानते हैं लिटमस विलेन रंजकों का मिश्रण होता है जो लाइकेन से प्राप्त किया जाता है। ओके, तो जो लिटमस पत्र क्या होता है, विलेन क्या होता है, लिटमस विलेन क्या होता है, रंजकों अर्थात रंगों का मिश्रण होता है जो कि लाइकेन के द्वारा प्राप्त किया जाता है। यह एक प्राकृतिक सूचक के रूप में प्रयुक्त होता है। उदासीन विलेन में इसका रंग बैंगनी होता है। ओके, तो जो लिटमस विलेन होता है क्या होता है, यह एक प्रकार का प्राकृतिक सूचक होता है अर्थात प्राकृतिक सूचक के रूप में इसका उपयोग किया जाता है एवं उदासीन विलेन में इसका जो रंग होता है वह बैंगनी होता है। ओके, तो आई होप आप लोगों को समझ आया होगा। इन प्राकृतिक सूचकों के अलावा कुछ रासायनिक सूचक भी होते हैं जैसे मेथिल रेड, मेथिल ऑरेंज, फिनोल्फथालीन इत्यादि। ओके, तो ठीक इसी प्रकार में जो प्राकृतिक सूचक के अलावा भी क्या है कुछ रासायनिक सूचक भी होते हैं जैसे कि मेथिल रेड, मेथिल ऑरेंज एवं फिनोल्फथालीन। आइए इन्हें समझने के लिए क्रियाकलाप करें। ओके, तो चलिए इसको समझने के लिए क्रियाकलाप करते हैं अर्थात क्रियाकलाप के द्वारा इसको समझने का प्रयास करते हैं। क्रियाकलाप 1। ओके, तो चलिए इस क्रियाकलाप के द्वारा समझते हैं। कांच की 3 स्लाइड ले जो कि तो सबसे पहले हमको क्या लेना है कांच की 3 स्लाइड, जैसे कि यहाँ पर हम लिख दे सकते हैं 1 2 एंड 3 अर्थात 3 क्या है कांच की स्लाइड।
पहली स्लाइड पर ड्रॉपर की सहायता से 3 अलग अलग स्थानों पर एक एक बूंद फिनोल्फथालीन की डालें चित्र 1। जैसे कि यहाँ पर हम लोग चित्र 1 में देख सकते हैं अलग अलग सूचकों का अम्लीय तथा क्षारीय मात्रा में रंग परिवर्तन। ओके, तो पहला क्या कहा गया है कि पहली स्लाइड पर ड्रॉपर की सहायता से 3 अलग अलग स्थानों पर एक एक बूंद फिनोल्फथालीन की डालें, अर्थात यहाँ पर फिनोल्फथालीन की बूंद अर्थात फर्स्ट सेकेंड अर्थात 3 स्थानों पर क्या हमको फिनोल्फथालीन की बूंद डालना है पहले वाले स्लाइड में। इसी प्रकार दूसरी स्लाइड पर मेथिल लालन तथा तीसरी स्लाइड पर गुड़हल या लाल गुलाब के फूल के रस की एक एक बूंद 3 अलग अलग स्थानों पर डालें। ठीक इसी प्रकार दूसरी स्लाइड में हम लोग मेथिल लालन की 3 बूंदें डालते हैं, जैसे कि यहाँ पर प्रदर्शित फर्स्ट सेकेंड थर्ड, और जो तीसरी वाला जो स्लाइड है उसमें गुड़हल या लाल गुलाब के फूल के रस की 3 बूंदें क्या हम लोग इस स्लाइड में रखते हैं, जैसे फर्स्ट सेकेंड एवं थर्ड। ध्यान रहे कि बूंदे आपस में न मिले। ओके, तो इसको ध्यान रखना है कि जो बूंदे हैं वो क्या है आपस में नहीं मिलने। यदि क्रियाकलाप हेतु उल्लेखित सूचक उपलब्ध न हो तब जो सूचक उपलब्ध हो उनकी सहायता से क्रियाकलाप करें। ओके, तो यदि क्रियाकलाप के लिए जो आवश्यक जो सूचक जो रिक्वायरमेंट होता है वह उपलब्ध नहीं हो तो इस स्थिति में क्या है जो सूचक उपलब्ध है उसकी सहायता से हम लोग क्रियाकलाप कर सकते हैं। ड्रॉपर की सहायता से प्रत्येक स्लाइड की पहली बूंद पर एक बूंद तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालें। ओके, तो ड्रॉपर की सहायता से क्या है तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की बूंद डालते तीनों स्लाइड पे। ओके, दूसरे ड्रॉपर की बूंद पर एक बूंद तनु सोडियम हाइड्रोक्साइड विलयन के डालें तथा रंग परिवर्तन को स्लाइड 2 में नोट करें। ओके, और दूसरी वाला जो दूसरी वाले जो बूंद है इसमें क्या करते हैं तनु सोडियम हाइड्रोक्साइड की बूंद डालते हैं। ओके, तीनों स्लाइड। ओके, उसके पश्चात क्या करते हैं इसका जो रंग में जो परिवर्तन है उसको स्लाइड 2 में नोट करते हैं। नोट, विलयन बनाते समय हमेशा आंसू जल का उपयोग करने से सटीक परिणाम प्राप्त होता है। ओके, तो हमको सटीक परिणाम प्राप्त करने के लिए क्या है आंसू जल का उपयोग कर सकते हैं। ओके, तो अब ये आंसू जल क्या होता है तो जो वर्षा का जो जल होता है उसी को क्या बोलता है आंसू जल कहता है। ओके, प्रत्येक स्लाइड की तीसरी बूंद सूचक के वास्तविक रंग को प्रदर्शित करता है जिसका उपयोग रंग में हुए परिवर्तन को पहचानने के लिए किया जाता है। ओके, तो जैसे कि हम फर्स्ट सेकेंड एवं थर्ड तीनों स्लाइड में क्या होता है जो लास्ट का जो बूंद है उसमें क्या करता है वह इसके वास्तविक रंग को प्रदर्शित करता है, जैसे कि अब फिनोल्फथालीन के रंग को प्रदर्शित करेगा या मेथिल ऑरेंज के, अब यह करेगा लाल यह गुड़हल या लाल गुलाब के रस फूल के रस की 3 बूंद अर्थात गुड़हल या लाल गुलाब के रस के क्या करेगा उसके रंग को प्रदर्शित करेगा। कौन सा तो लास्ट बूंद। ओके, ताकि हम लोग क्या इसमें कौन सा रंग परिवर्तन हुआ इसको हम लोग आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर हम लोग चित्र 1 में देख सकते हैं चित्र 1 अलग अलग सूचकों का अम्लीय तथा क्षारीय मात्रा में रंग परिवर्तन, जैसे कि पहला प्रदर्शित है फिनोल्फथालीन की 3 बूंदें, मेथिल ऑरेंज की 3 बूंदें, गुड़हल या लाल गुलाब फूल के रस की 3 बूंदें। ओके, तो यहाँ पर फर्स्ट जो बूंद में हम लोगों ने तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की बूंदे लिए थे, सेकेंड में लिए थे ड्रॉपर तनु सोडियम हाइड्रोक्साइड की बूंदें। ओके, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सारणी 2 अम्ल व क्षार से सूचकों का रंग परिवर्तन। ओके, तो यहाँ पर सारणी 2 प्रदर्शित है, जैसे कि यहाँ पर है सूचक का वास्तविक रंग, तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में रंग, तनु सोडियम हाइड्रोक्साइड में रंग। ओके, तो यहाँ पर प्रदर्शित है जैसे कि फिनोल्फथालीन हो गया, मेथिल ऑरेंज हो गया, लाल गुलाब या गुड़हल के फूल का रस। ओके, तो जब आप लोगों को क्या करेंगे आप लोग इसका प्रैक्टिकल करेंगे अपने स्कूल में तब क्या है इसका जो रंग है उसको क्या आप लोग आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। ओके, क्या आप बता सकते हैं कि तनु सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ मिथिल ऑरेंज का रंग क्या होगा। ओके, तो आप लोग क्या है इसको प्रैक्टिकल के दौरान इसको करके देखिएगा कि जो तनु सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ मिथिल ऑरेंज का जो क्या करता है इसमें मिक्स करते हैं तो इसका रंग में क्या परिवर्तन होता है। ओके, सूचक अम्ल एवं क्षार के साथ क्रिया कर नए पदार्थ बनाते हैं जिसके कारण रंग में परिवर्तन होता है। ओके, तो सूचक क्या करता है अम्ल या क्षार के साथ क्रिया करता है जिसकी वजह से क्या करता है वह एक नए पदार्थ बनाता है, इस वजह से उसके रंग में परिवर्तन होता है। क्या आप जानते हैं कि हमारे आसपास कुछ ऐसी पदार्थ है जो अम्ल व क्षार के साथ अपनी गंध में परिवर्तन द्वारा सूचना देते हैं। ओके, तो हमारे आसपास क्या है ऐसे भी सूचक उपस्थित है जिसके द्वारा क्या करता है जिस गंध के द्वारा क्या है अम्ल व क्षार का पहचान कर सकते हैं। ऐसे सूचकों को घ्राण या गंधी सूचक अर्थात ओल्फैक्टिव इंडिकेटर्स कहते हैं। ओके, तो इस प्रकार के सूचकों को क्या कहते हैं घ्राण या गंधी सूचक अर्थात ओल्फैक्टिव इंडिकेटर्स भी कहते हैं। अब ये घ्राण या गंधी सूचक किसे कहते हैं तो ऐसे पदार्थ जो अम्ल व क्षार के साथ अपनी गंध में परिवर्तन द्वारा सूचना देते हैं ऐसे सूचकों को घ्राण या गंधी सूचक या ओल्फैक्टिव इंडिकेटर्स कहते हैं। ओके, आइए ऐसे सूचकों के साथ क्रियाकलाप करें। ओके, तो चलिए इसको क्रियाकलाप के द्वारा समझते हैं।
जैसे कि यहाँ पर क्रियाकलाप 2 है। क्रियाकलाप 2, प्याज को काटकर सफेद कागज पर रगड़ी, इस कागज के 3 टुकड़े करें। ओके, तो सबसे पहले एक सफेद कागज के लेते हैं, उसको क्या करता है, उसमें प्याज को रगड़ते हैं, और प्याज को काट कर रगड़ते हैं, उसके पश्चात इस कागज के 3 टुकड़े करते हैं। पहले टुकड़े पर 1 बूंद तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की तथा दूसरे टुकड़े पर 1 बूंद तनु सोडियम हाइड्रोक्साइड की डालें। ओके, तो जो पहला वाला टुकड़ा है उसमें तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल लेते हैं और दूसरा वाला टुकड़ा में तनु सोडियम हाइड्रोक्साइड लेते हैं। ओके, पहले तथा दूसरे कागज के टुकड़े की गंध की तुलना तीसरे कागज के टुकड़े की गंध से करें। ओके, तो अब जो पहले एवं दूसरे कागज की जो गंध की तुलना है, क्या हमको तीसरे कागज की गंध की तुलना से करते हैं। पहले तथा दूसरे कागज के टुकड़ों की गंध में क्या परिवर्तन हुआ। ओके, तो पहले तथा दूसरे कागज के टुकड़ों में क्या होगा, गंध में परिवर्तन होगा। क्यों? क्योंकि जो पहले एवं जो दूसरे में क्या लिया था, पहले में क्या लिया था, तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो कि एसिड अर्थात अम्ल होता है, और सेकेंड में लिया था तनु सोडियम हाइड्रोक्साइड जो कि क्षार होता है। अर्थात इस प्रकार से क्या करेगा, वो अपने रंग में परिवर्तन करेगा। ओके, तो इसको आप लोग क्या है, जब स्कूल में आप लोग क्या है इसको प्रैक्टिकली देखेंगे तो आप लोगों को और अच्छे से समझ आएगा कि किस प्रकार से इसकी गंध में परिवर्तन होता है। प्याज के अलावा भी कुछ और ग्रहण सूचक हैं, जैसे वैनिला और लौंग का तेल इत्यादि। ओके, तो प्याज के अलावा भी क्या है, और बहुत सारे ग्रहण सूचक होते हैं, जैसे कि वैनिला हो गया एवं लौंग का तेल। परीक्षण के लिए इनके तनु विलयन का उपयोग करना चाहिए। ओके, तो इस परीक्षण करने के लिए क्या है, इसके तनु विलयन का उपयोग करना चाहिए। तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की उपस्थिति में वैनिला अपनी गंध नहीं बदलता, परंतु तनु सोडियम हाइड्रोक्साइड की उपस्थिति में इसकी मधुर गंध गायब हो जाती है। ओके, तो जो तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की उपस्थिति में क्या करता है, वैनिला अपनी गंध में परिवर्तन नहीं करता, परंतु यदि सोडियम हाइड्रोक्साइड की उपस्थिति में क्या होता है, इसके जो मधुर गंध होता है वह गायब हो जाता है। यही क्रियाकलाप लौंग के तेल के साथ भी करें और अपना अवलोकन नोट करें। ओके, तो ठीक इसी प्रकार से हम लोग क्या है, यह क्रियाकलाप लौंग के तेल के साथ कर सकते हैं और अपने अवलोकन क्या है, इसमें क्या प्राप्त होता है, इसको हम लोग जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। खुद बनाना अपना सूचक। ओके, तो चलिए हम लोग इन जो प्राकृतिक सूचक है इसके द्वारा हम लोग क्या अपना सूचक बना सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर प्रदर्शित है, काला जामुन, कनेर का फूल, हल्दी, कचनार का फूल आदि में से किसी एक को सफेद कागज पर रगड़िए और उस पेपर का अम्ल क्षार पहचान सूचक के रूप में उपयोग कीजिए। ओके, तो जैसे कि काला जामुन हो गया, कनेर का फूल हो गया, हल्दी, कचनार का फूल हो गया, इनमें से क्या है, किसी भी हक को हम लेकर क्या है सफेद कागज पर रगड़ते हैं और इसको अम्ल क्षार पहचान के रूप में उपयोग कर सकते हैं। ओके, प्रश्न पहला, अचार को तांबे एल्यूमिनियम के बर्तन में क्यों नहीं रखा जाता। दूसरा है, मध्याह्न भोजन करते समय थोड़ी सी सब्जी कुसुम के कपड़ों पर गिर गई, घर जाकर जब उसने उस स्थान पर साबुन लगाया तो कपड़ा लाल हो गया, इसका कारण समझाइए। तीसरा, सुरेश एक दृष्टिबाधित छात्र है, वह किन किन सूचकों का प्रयोग कर अम्ल एवं क्षार की पहचान कर सकता है। ओके, तो यहाँ पर 3 क्वेश्चन प्रदर्शित है। ओके, तो इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएगा, फिर इस क्वेश्चन का आंसर हम लोग क्या है अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ओके, तो आई होप आप लोगों को समझ आया होगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।